चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 सीबीएसई का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमें कल आज कंटिन्यू करना है। होपफुली आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। घर पे रहिए, घर से बाहर ना निकलिए और मास्क पहनिए। घर से निकल रहे हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग करें और हाथ धुलते रहें। द एरिस्टोक्रेसी एंड द मिडिल द न्यू मिडिल क्लास, क्या क्या परिवर्तन आया। जैसे कि मैंने बोला ही कि आपने पढ़ा है कि जो है क्यों नेशनलिज्म क्यों आया यूरोप में, कहाँ से आया। तो आइए देखते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वॉज डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। द मेंबर ऑफ दिस क्लास वेयर यूनाइटेड बाई अ कॉमन वे ऑफ लाइफ that cut across the regional division. लैंडेड एरिस्टोक्रेट्स क्या है? जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, जमींदार हम कह सकते हैं। अपने इंडिया में अगर हम बात करें तो जमींदार को एक अलग क्लास में रखा गया था, जो कि डिफरेंट थे। किससे डिफरेंट थे? जो कि आपके पहले क्लासेस में रीजन के हिसाब से डिवाइडेड हैं, अलग अलग रीजन्स के हिसाब से डिवीजन है, रीजनल डिवीजन्स हैं, ठीक है, अलग अलग। जैसे कि यूपी के हम बिहारी हैं, हम पंजाबी हैं, ठीक है। तो ये क्या, हम अपने रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लोग अलग थे उससे, ये रीजनल डिवीजन को नहीं दिखाते थे। दे ओल्ड स्टेट इन अ जनरल कंट्री एंड ऑल्सो टाउन हाउसेस। इनके, ठीक है, इनका एक अलग ही आप कह सकते हो मजहब था, एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि इनका रहने सहने का तरीका और बाकी लोगों से डिफरेंट था। और जितने भी एरिस्टोक्रेट्स थे वो एक अलग तरह से रहते थे और ये अपने आप को रीजनल नहीं दिखाना चाहते थे। दे स्पोक फ्रेंच बोलते थे फॉर द पर्पज ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी, कि बड़ी सोसाइटी में वो डिप्लोमेट हो सकें, लोगों से बात कर सकें, मैसेज कन्वे कर सकें, बातें कर सकें ढंग से, इसलिए वो फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे, ठीक है। देयर फैमिलीज वेयर ऑफ्टन कनेक्टेड बाई द टाइज ऑफ मैरिजेस। उनके परिवार के बीच में संबंध होते थे। कैसे संबंध होते थे? शादियां होती थी, जिससे क्या है कि भले ही वो दो अलग अलग फैमिलीज हैं, अब जब रिलेशन होता है या कोई मैरिज होती है तो वो एक फैमिली की तरह, मीन्स उनके बीच की क्लोजनेस बढ़ जाती है, ठीक है। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउएवर न्यूमेरिकली स्मॉल इन नंबर, ठीक है। अब ऐसा ग्रुप जो कि रीजन्स के हिसाब से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये पावरफुल भी है, मजबूत भी है, लेकिन इनका नंबर बहुत कम था। ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा लोग ये थे इस ग्रुप में। दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी, ठीक है। द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ पीजेंट्री। ज़्यादातर जो है जनसंख्या थी उसमें कौन था? पॉपुलेशन में आपके पास कौन था? जनसंख्या में कौन थे? पीजेंट्स थे, ठीक है, किसान थे। टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फॉर्म्ड बाई द टेनेंट्स एंड द स्मॉल ओनर्स। अब वेस्टर्न साइड में ऐसा नहीं थे, लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, मीन्स बड़े बड़े लोग थे, क्लियर, क्योंकि उनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं थी, थोड़ी ज़मीन हुआ करती थी जिसमें वो खेती बाड़ी करते थे। सीधी सी बात है, उतना ज़्यादा उनके पास पैसे भी नहीं हुआ करते होंगे, ठीक है। While in Eastern and Central Europe, the pattern of land holding was characterized by the vast estate which were cultivated by the serfs. अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग तरीके के ग्रुप्स बताए गए हैं, जो कि क्या है, ग्रुप्स के नाम है, ठीक है। इसमें कुछ मीनिंग नहीं है, ऐसा कुछ साफ नहीं है, ठीक है। वो अलग अलग ग्रुप्स बताए गए हैं जो कि क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं अलग अलग जगहों पे। एंड in the western and the part of central Europe, the growth of industrial production and trade mean the growth of town and the emergence of the commercial classes whose existence was based on the production for the market. अब वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में क्या था कि इंडस्ट्रियल द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ट्रेड मीन द ग्रोथ ऑफ टाउन एंड इमरजेंस। मीन्स जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन होगा, जितना डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्री का, उतना ज़्यादा ही डेवलपमेंट होगा किसका, टाउन का भी, कस्बे का भी, और कॉमर्शियल क्लासेस का भी बढ़ेंगी, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब व्यापार बढ़ेगा तो जो व्यापार से जुड़े हुए जो ग्रुप्स हैं जो कि व्यापार करके पैसा कमाते हैं, उनकी भी संख्या भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा तो होगा ना। अब इसे देखो ना, कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढे हुए हैं, चोरी का, ठीक है, गंदे काम करने का, ठीक है।
कि मीन्स अगर ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रही है तो ज़बरदस्ती छुपा के अपने पास रख लो, उसके बाद फिर महंगे दामों में बेचो। ये नहीं सोचते कि किसी की जान लेकर के जो आप पैसा कमाओगे उससे क्या फ़ायदा आपको मिलेगा, ठीक है। तो वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा किया जा रहा है, ठीक है। ये अवसर ढूंढे जा रहे हैं, जो कि वेरी वेरी वर्स्ट है, सिनेरियो है इस पूरे अर्थ में इस तरह काम करने वाले लोगों को, क्योंकि अगर कल को आप फंसते हो तो प्रॉब्लम्स होंगी। तो प्लीज़ इस तरह की कोई काम ना करें, सभी से अनुरोध है। बाकी आगे देखते हैं, लोग सुनेंगे तो अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या है। इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगेन इन इंग्लैंड एंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी, बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ जर्मन इट अकर ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन, देखो अभी तक क्या रहता था, इंडस्ट्रीज नहीं होती थी, वहाँ जाके काम कोई कर रहा है, उसके बाद उसको वेजेस मिल रही, सैलरी मिल रही, ठीक है। इसके पहले क्या रहता था कि आपके पास ज़मीन है, उसमें कुछ उगा ले रहे हो, कुछ आप बना ले रहे हो, कुछ आप बनाना आपको आता है, ठीक है, आप उससे आप व्यापार करते थे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स कि एक ही जगह बहुत सारे लोग एकत्रित होकर काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक वर्क कर रहे हैं। तो ये इंग्लैंड में कब आया? सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के दूसरे हाफ में, मीन्स खत्म होते होते तक आप मान सकते हो। और फ्रांस में और जर्मनी में आते आते 19वीं शताब्दी लग गई। क्लियर? इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड अ मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। अब इसके वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से क्या नई नई क्लासें आने लगी। सीधी सी बात है, जो काम करने वाला है वर्किंग क्लास हो गया, ठीक है, मिडिल क्लास हो गया। भाई अब उसमें दो तरीके के लोग काम करने वाले थे ना, एक लेबर वर्क करने वाला रहता था, एक ऑफिसर वर्क करने वाला था, ठीक है। फिर बिजनेसमैन हो गए जो कि वो काम करा रहे हैं, प्रोफेशनल्स हो गए, भाई इंजीनियर क्या है, एक प्रोफेशन है, ठीक है, प्रोफेशनल्स हो गए। ये सब क्लासेस बढ़ने लगी। इन द सेंट्रल एंड द ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वेयर स्मॉलर इन नंबर इन द लेट 19th सेंचुरी, ठीक है। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में इन क्लासेस का नंबर जो है, पॉपुलेशन जो है बहुत कम थी, उतनी ज़्यादा नहीं थी। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड, इसमें जो लोग थे वो थे पढ़े लिखे थे। लिबरल्स, मिडिल क्लासेस दैट आइडियाज ऑफ नेशन यूनिटी। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि जब हम यूनाइटेड होंगे, एक साथ आएंगे, तभी हम जो है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हम डेवलप करेंगे। और इनका ये मानना था कि जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो कि बड़े बड़े धन्ना सेठ जिन्हें आप कह सकते हो, जिनको प्रिविलेज मिल रही है, जिनको कुछ न कुछ, भाई देखिए उनको फ़ायदा मिल रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, ये सब नहीं होना चाहिए। ये लोगों के अंदर विचार आया और इनका आया कि हाँ हमें एक नेशन के रूप में होना चाहिए, यूनाइटेड होना चाहिए, एक साथ आना चाहिए। What did the liberal nationalism stand for? अब आइए समझते हैं लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। idea of national unity in early 19th century in Europe were closely allied to the ideology of liberalism, ठीक है, liberalism, ठीक है। The term liberalism means क्या, derives from the Latin root liber means free, and for the middle class liberalism stood for freedom for individual and equality before the law, ठीक है। अब देखिए जब अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें तो यूरोप में क्या है, आइडियोलॉजी थी, एक विचारधारा बढ़ रही थी लिबरलिज्म, कहाँ गया, लिबरलिज्म की, ठीक है। आई एम नॉट प्रोनाउंसिएशन इज नॉट वेल, आई थिंक सो, ठीक है। लिबरल, लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म जो ये एक शब्द है, उसका लेटिन भाषा में शब्द लिबर मीन्स होता है, उसका मतलब क्या है, फ्री, ठीक है। तो जो मिडिल क्लास में लिबरलिज्म का मतलब था फ्रीडम मीन्स आज़ादी, फ्रॉम इंडिविजुअल्स मीन्स हर एक व्यक्ति की आज़ादी होनी चाहिए, बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, ठीक है। फिर इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, सभी को बराबर देखा जाए, चाहे वो जनता हो, चाहे वो नेता हो, कोई भी हो, सब कानून के सामने बराबर हो।
Politically, it emphasized the concept of government by the consent. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of aristocracy and clerical privileges, a constitution and representative government throughout the parliament. ठीक है, अब ये क्या था कि जब फ्रांस में क्या हुआ, चेंजेस हुए, ठीक है, बदलाव आया, परिवर्तन आया, और वहाँ पे उनको हटाया गया। 3 स्टेट्स थे जिसमें पहली स्टेट को, सेकेंड स्टेट को टैक्स नहीं देना पड़ता, तो एरिस्टोक्रेट्स थे, मतलब उनको प्रिविलेज दिया जा रहा है कि भाई आपका जन्म अगर उस क्लास में हो गया तो आपको टैक्स नहीं देना है। तो जब वहाँ पे चेंजेस हुए तो ये लोगों को आया समझ में कि हाँ, हर जगह सबको एक समान, एक बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है, तब सबको कहा जाए डेवलप करेंगे तो लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी खत्म होना चाहिए, मीन्स प्रिविलेज जो मिलती है वो खत्म होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, संविधान बनना चाहिए, और जो गवर्नमेंट हो पार्लियामेंट्री बेसिस हो, मीन्स पार्लियामेंट मीन्स क्या, किसी एक के पास सिर्फ पावर ना हो, पार्लियामेंट हो मीन्स अलग अलग जगह के रिप्रेजेंटेटिव हों जिनके पास पावर होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, लोगों का विकास होगा। 19th century liberals also stressed the inviolability of the private property। क्या है, कहीं ना कहीं प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म करना चाहते थे, और चाहते थे कि सबको इक्वली रहे, सब कुछ बराबर रहे, सबका अधिकार एक समान रहे हर एक चीज के ऊपर, ठीक है। Yet equality before the law did not necessarily stand for universal suffrage। सफरेज मीन्स क्या, राइट टू वोट, वोट करने का अधिकार। क्या है कि लेकिन अभी भी क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इक्वालिटी बिफोर लॉ नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर द यूनिवर्सल सफरेज, मीन्स सबको सब बराबरी अभी नहीं मिल पा रही है, इक्वालिटी नहीं मिल पा रही है किसके अंडर, लॉ के अंदर, ठीक है, कानून के सामने। यू विल रिकॉल द रेवोल्यूशनरी फ्रांस which marked the first political experiment in the liberal democracy, the right to vote, to get elected for granted exclusive to the property owing men without property, and all women were excluded from the political right। अब मैंने क्यों कहा कि बराबरी का अधिकार अभी कानून में भी नहीं मिला हुआ है, क्यों नहीं मिला, मैं देखो बताता हूँ। जब क्रांति आई थी, परिवर्तन की बयार आई थी, परिवर्तन आया था, कहाँ आया था, फ्रांस में आया था, ठीक है। तो वहाँ फ्रांस में जब परिवर्तन आया था, बदलाव आया था, तो एक समय याद रखो कि जब वोट करने का अधिकार मिला था तो सिर्फ उन्हीं पुरुषों को वोट करने का अधिकार मिला था जिनके पास क्या है, प्रॉपर्टी है, या वो टैक्स पे कर रहे हैं। तो सीधी बात, जिनके पास प्रॉपर्टी थी वही टैक्स पे करते थे, ठीक है। तो मेंस को, पुरुषों को जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और महिलाओं में सभी को अधिकार नहीं मिला था वोट करने का, तो मीन्स कहीं ना कहीं प्रिविलेज दी जा रही थी इसमें भी एक तरह से, ठीक है। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन डिड ऑल एडेंट मेल एंजॉय सफरेज। क्या है, सिर्फ जब जैकोबिन का टाइम आया तो सभी जो पुरुष थे, ठीक है, वैश्य पुरुष में जो कि एक कुछ सर्टेन एज क्राइटेरिया रखी गई थी, उन सबको वोट करने का अधिकार मिला था। However, the Napoleonic Code went back to the limited suffrage and reduced women to the status of minor subject to the authority of father and husband। फिर जब नेपोलियन कोड आया, नेपोलियन जो कोड बनाया था उसमें क्या है, वोट करने का अधिकार सीमित कर दिया गया, ठीक है, मीन्स सभी जगह पे आपके पास पावर नहीं थे। फिर महिलाओं को ये माना गया कि महिलाएं किनके कंट्रोल में रहेंगी, अपने पिता के कंट्रोल में रहेंगी, या फिर अपने हस्बैंड के, जिनके साथ उनकी शादी होगी, उनके कंट्रोल में महिलाएं या लड़कियां रहेंगी। एक तरह से दोनों चीज़ें आप समझ सकते हैं। थ्रू द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, वुमेन एंड नॉन प्रॉपर्टीड मैन ऑर्गेनाइज अपोजिशन मूवमेंट डिमांडिंग द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और फिर इसी के वजह से 19वीं शताब्दी में 19 और शताब्दी के ख़त्म होते होते और 20वीं शताब्दी की शुरुआत में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति, वो मर्द जिनके पास क्या कहते हैं ज़मीन नहीं थी, और वो महिलाएं जिनको वोट करने का अधिकार तक नहीं मिला, राजनीतिक आज़ादी नहीं मिली, उन सब ने विरोध करना शुरू कर दिया और अपने लिए बराबरी का अधिकार और सामान्य अधिकार की मांग करने लगी, ठीक है। In the economic sphere, liberalism
stood for the freedom of market and abolition of state imposed restriction of the movement of good and capital। ठीक है, जब आर्थिक रूप में हम बात करते हैं लिबरलिज्म की या फिर हम फ्रीडम की बात करते हैं, उसका मतलब है कि जो स्टेट रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि हाँ हम यहाँ से यहाँ तक सामान बेच नहीं सकते हैं या फिर उनके ऊपर टैक्सेस लगाता है, उन सभी चीज़ों से हमें मुक्त कर देना चाहिए। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वॉज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास, और ये कहीं ना कहीं एक मांग थी किसकी, जो मिडिल क्लास अभी नया नया बन रहा था, उनकी ये डिमांड थी फ्रीडम मिलना चाहिए, इकोनॉमिक में भी आर्थिक वे में भी आज़ादी मिलनी चाहिए। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th century। Napoleon administrative measures had created out of countless small principalities of confederations of 39 states. Each of these possessed its own currency and weight and measure. A merchant traveling from 1833 from the Hamburg to the Nuremberg to sell his good would have to pass through 11 customs barriers and pay a custom duty of 5% of each of them. Duties were even levied according to the weight of the measurement of the good, as each region of their own system of weight and measurements. This involves time-consuming calculation. The measure of cloth, for example, the eel, which is the reason, stood for the different length. An eel of the textile, which is Frankfurt, would get your 54.7 centimeter of cloth. In Mainz is 55.1 centimeter and Nuremberg is 65.6 centimeter. In Freiburg it is 53.5 centimeter। अब 39 स्टेट बनाए गए थे, सिर्फ एक रीजन में 39 स्टेट बनाए गए थे। ठीक है, ये जर्मनी की बात हो रही थी जहाँ पे नेपोलियन ने कब्जा किया था। अब वहाँ पे अलग अलग उनने स्टेट्स बना दिए, और अगर देखिए अब मान लीजिए हमको जाना है दिल्ली जाना है, ठीक है, अब रायबली एक स्टेट हो गया, कानपुर एक स्टेट हो गया। देखो इसको हम नॉर्मलाइज करके समझा रहे हैं, एग्जांपल ही दिया हुआ है। रायबली एक स्टेट हो गया, कानपुर हो गया, फिर उसके बाद उन्नाव हो गया। ठीक है, अब हम रायबली से जा रहे हैं दिल्ली। ठीक है, अब और भी शहर पढ़ते हैं, सबके नाम हमें नहीं रटे हैं। ठीक है, तो कुछ जिनके रटे हैं वही बता दें। रायबली, कानपुर, सॉरी लखनऊ से स्टार्ट करते हैं। लखनऊ, रायबली, उन्नाव, कानपुर, फिर दिल्ली। ठीक है, अब उसके बीच में बहुत सारे शहर हैं, उनको हम नहीं जानते हैं, तो वो भाड़ में जाए। ठीक है, अभी इनको देखो, तो लखनऊ में हमने टैक्स दिया, फिर हमने रायबली में टैक्स दिया, फिर हम आके उन्नाव में टैक्स दिए, फिर हम जाके क्या कहते हैं कानपुर में टैक्स दिए, फिर जाके हम दिल्ली पहुंचे, फिर दिल्ली में भी पहुंचने के लिए हम टैक्स दिए। तो हर जगह बैरियर्स लगे थे। 39 स्टेट अगर हमको क्रॉस करना है तो हर जगह बैरियर क्रॉस करना है, तो हमें टैक्स देना है। टैक्स देने के लिए मेजरमेंट कराना पड़ेगा, उनका हर जगह का अलग अलग मेजरिंग सिस्टम है, तो उसका मेजरमेंट का भी तरीका, और हर जगह 5% हमें देना है। तो अब समझ लो कि अगर हम मान लो 10 किलो लेकर चले हों, तो हो सकता है कि हमें पहुँचते पहुँचते 6 या 8 किलो खाली बच जाए सामान जिस व्यक्ति तक पहुँचाना हो, और बाकी तो सब टैक्स में चला जाएगा। तो ये बहुत बुरी कंडीशन थी। ठीक है, मतलब एक देश के अंदर एक सिंगल टैक्स लगा हुआ था तो ठीक है, बट अलग अलग चेक पॉइंट्स बने हुए, अलग अलग जगह अलग अलग टैक्स देना पड़ रहा है। इससे प्रॉब्लम क्या कर रही है? प्रॉब्लम ये कर रही है कि हमारे लिए वो रास्ता टाइम टेकिंग हो जा रहा है उस सामान को वहाँ पहुँचाने के लिए, क्योंकि हर जगह में टैक्स देना है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि हर जगह मेजरमेंट सेम है तो एक टैक्स रख लिया गया, हर जगह उतना ही हम टैक्स देते चले जा रहे हैं, नहीं, वो भी डिफरेंट है। तो आप समझ सकते हो कि उस समय की व्यापारियों की क्या हालत रही होगी, कितनी बुरी कंडीशंस रही होंगी। ठीक है, अभी सोचने में बड़ा आसान लग रहा होगा कि हम इंडिया है, एक नेशन है, जब वहाँ पे इतने सारे रीजन्स में डिवाइड किया गया था, तो सोचो वहाँ के लोगों को कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता था। फ़ायदा स्टेट का तो होता था, लेकिन लोगों की कितनी बुरी हालत थी आप समझ सकते हो। चलिए, सच कंडीशंस वेयर व्यूड as obstacle to the economic exchanges and the growth of new commercial classes। अब ये ऐसी conditions थी जिसके कारण ये माना जाता था कहीं ना कहीं
इकोनॉमिक चेंजेस नहीं हो पा रहे हैं, इकोनॉमिक रूप में, इकोनॉमिकल रूप में, आर्थिक रूप में हम बढ़ नहीं पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे। एंड ग्रोथ बाय द न्यू कॉमर्शियल क्लासेस, और नए कॉमर्शियल क्लासेस आ नहीं पा रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे हैं, हु अर्ज फॉर द क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिकल टेरिटरी अलाउिंग द अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल। अब वो चाहते थे कि एक यूनाइटेड इकोनॉमिकल टेरिटरी हो, एक भले ही हम रीजन्स में डिवाइडेड, लेकिन एक ऐसी टेरिटरी बने जिसमें हम एक इकोनॉमिकली एक यूनाइटेड हो, जिससे क्या है कि सामान का एक जगह से दूसरी जगह जाना, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, जो कैपिटल्स हैं, ठीक है, जिनको उनको भी खरीदना और बेचना आसान हो, ठीक है, चाहे वो फिजिकल कैपिटल्स हैं चाहे वर्चुअल कैपिटल। वर्चुअल कैपिटल उस समय थी ही नहीं, फिजिकल कैपिटल्स की बात करें, सामान की बात करें। इन 1834 में अ कस्टम यूनियन और जोल्वेरियन वॉज फॉर्म्ड। अब देखो कस्टम यूनियन कहो या कस्टम यूनियन का नाम क्या था, जोल्वेरियन नाम था, ठीक है। वॉज फॉर्म्ड एज द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट। प्रूशिया ने एक इनिशिएटिव लिया, एक कदम उठाया कि हाँ एक इकोनॉमिकल यूनिटी के लिए हम एक ग्रुप बना रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं, ठीक है, उसका नाम रख दिया, और उसमें कई सारे स्टेट जर्मन के जुड़ गए। द यूनियन एबॉलिश द ट्रैफिक बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2, ठीक है। उनने क्या किया, जो बैरियर्स थे लगे हुए थे अलग अलग जगह पे हमें टैक्स देना पड़ता, वो भी डिफरेंट करेंसी में, उसको कम कर दिया, करेंसी को 30 से घटा करके 2 कर दिया, और बैरियर्स हटा दिए, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी हैंस इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू द नेशनल यूनिफिकेशन। अब रेलवे के आ जाने से क्या कनेक्टिविटी बढ़ गई, चीज़ें जल्दी से जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा सामान एक जगह दूसरी जगह पहुंच रहा था, तो इस वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखने को मिला। A wave of economical nationalism strengthened the wider nationalist sentiments growing at the time। और हमने यहाँ कहीं ने देखा कि जब हम इकोनॉमिक वे के लिए जब हम एक साथ आए, इससे क्या हुआ, हम सब एक हुए, जैसे कहते हैं दो चीज मिक्स हुए, तो फ्यूजन हुआ, ठीक है। तो हम जो इतने सारे अलग अलग ग्रुप्स में, रीजन्स में डिवाइडेड थे, तो जब हम एक साथ आए, जब हम एक साथ आकर जुड़ गए, मिल गए, हमें क्या मिला, फ़ायदा मिला, और कहीं ना कहीं डेवलपमेंट्स देखने को मिले, ठीक है। और वो डेवलपमेंट्स हमें क्या बताते हैं कि अगर हम इसी तरह से हम जो रीजनल में डिवाइजन है, हम एक नेशन के रूप में अगर सामने आ जाएंगे, एक यूनाइटेड नेशन बन जाएगा। यूनाइटेड नेशन मीन्स मैं आज की यूनाइटेड नेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक देश की बात कर रहा हूँ। अगर हम एक देश के रूप में सामने आएंगे, हम एक साथ आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उससे भी डेवलपमेंट होगा, जर्मन का भी, यूरोपियन कॉन्टिनेंट का भी, और कई देशों का डेवलपमेंट होगा। चलिए, और न्यू कन्वर्सेशन कहाँ गया, कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। अब आपको पता है वाटरलू में हार गए थे कौन, नेपोलियन हार गए थे 1815 में। यूरोपियन गवर्नमेंट वे आर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कन्वर्टिज्म। ठीक, कन्वर्टिज्म क्या है, अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम्स एंड प्रेफर्ड अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। ठीक है, कह रहे हैं कि बदलाव, जिसमें चाहते हैं कि हम इंस्टीट्यूशंस स्टैब्लिश करें, अलग अलग ट्रेडिशंस, नए नए हम अपने इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस को डेवलप करें, उनको इस्टेब्लिश करें, इंस्टीट्यूशंस बनाएं, जिससे क्या है बदलाव आए, चेंज हो। ठीक है, तो कंजर्वेटिव बिलीव दैट established traditional institution of state and society like the monarchy, the church, social hierarchy, property and the family should be preserved। उनका मानना था, कंजर्वेटिव जो विचारधारा थी, वो चाहते थे बदलाव हो लेकिन धीरे धीरे हो। ठीक है, उनका मानना था कि जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो चर्च हैं, चाहे जो मोनार्कल जितने भी चीज़ें बनी हुई हैं, उन सब फैमिलीज बनी हुई हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको सबको हम प्रिजर्व करके रखें, संजो के रखें। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट पर्पज अ रिटर्न ऑफ सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। बहुत सारे जो लोग हैं वो नहीं चाहते थे, बहुत सारे कंजर्वेटिव्स नहीं चाहते थे कि वैसे दिन फिर से आए जो कि रेवोल्यूशन के पहले थे। ठीक है, rather they realize
for the change initiated by the Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy. It could make the state power more effective and strong. A modern army and efficient bureaucracy and a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom could strengthen the aristocracy monarchies of Europe. ठीक है, अब ये क्या है कि अब इसमें क्या जानना चाहते हैं, तो उनने क्या किया, इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव। अब जब ये कहीं ना कहीं ये क्या करेगी, जो नेपोलियन ने मॉडर्नाइजेशन रखा था और ट्रेडिशनल को स्ट्रेंथन अप किया था, जैसे कि मोनार्की के टाइम पे किया जाता था, तो इससे एक फ़ायदा क्या है कि हमारा जो है देश और पावरफुल होगा। ठीक है, अब मॉडर्न आर्मी, लेकिन अगर आधुनिक सेना बनाई जाएगी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, फिर एक नए ग्रुप्स बनाए जाएंगे, एक ब्यूरोक्रेट्स लाए जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, डायनेमिक इकोनॉमी, द एवोल्यूशन ऑफ फ्यूडल एंड सर्फडम कुड स्ट्रेंथन द एरिस्टोक्रेसी मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो इससे सबसे फ़ायदा किन्हें मिलेगा, एरिस्टोक्रेट्स को मिलेगा, मीन्स उन जमींदारों को मिलेगा जिनके पास पैसा है, वो कहीं ना कहीं फिर से पावर में आ जाएंगे, अपने पैसे के बलबूते पे जो कुछ गलत करना चाहेंगे वो कर सकेंगे। ठीक है, तो इन 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, यूरोपियन पावर में कौन कौन था, ब्रिटेन था, रशिया था, प्रूशिया था, ऑस्ट्रिया था, हु हैड कलेक्टिवली डिफीटेड नेपोलियन, जिनने क्या किया था, नेपोलियन को हराया था, मेट एट वेनी टू ड्रॉ द सेटलमेंट ऑफ यूरोप फॉर यूरोप। वेनिया पे क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं और कहीं ना कहीं एक नया ढांचा बनाते हैं कि यूरोप को कैसे सेटल किया जाए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड बाई द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस का मतलब यहाँ पे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उनकी बात नहीं हो रही। ठीक है, कांग्रेस मतलब कांग्रेस भी संगठन होता है। ठीक है, अब अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका में भी गवर्नमेंट यहाँ राहुल गांधी चला रहे हैं, अगर इतने पावरफुल होते ना तो यहाँ ना होते। ठीक है, कहीं और होते, चलो वो नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे कांग्रेस का मतलब क्या है कि इस पूरे ग्रुप को कौन होस्ट कर रहा था, चांसलर ड्यूक मेटरनिच कर रहे थे। ठीक है, द डेलीगेट्स ड्रेव अप द ट्रीटी ऑफ वेनिया of 1850 which object the undoing the most of the changes that come about in Europe during the Napoleon Wars। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ वेनिया जो था, जो कि 1815 में हुआ था, विच द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग द मोस्ट ऑफ द चेंज। अब ये जो ट्रीटी बनाई गई थी, इसका काम क्या था, जो चेंज जो हुए थे, जो ज़्यादातर चेंज हुए थे, कम अबाउट इन यूरोप, जो यूरोप में आए थे ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर, जो नेपोलियन के द्वारा वॉर किया गया, जिसमें जो चेंज आए थे उनको अनडू करने के लिए, खत्म करने के लिए। The Bourbon dynasty, which has been deposed during the French Revolution, was restored to the power। और उनका मानना था कि जो बार्बन डायनेस्टी को नष्ट कर दिया गया था रेवोल्यूशन के समय पर, उसको फिर से पावर में लाया जाए। एंड फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन। और वो जो सारे टेरिटरी जो कब्जा किए गए थे नेपोलियन के द्वारा, वो सब वापस फिर से छीन लिए जाएंगे। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स were set up on the boundaries of France to prevent the French expansion in future। और कई सारे जो है स्टेट्स बनाए जाएंगे फ्रांस के बगल में, जिससे क्या है कि दोबारा कभी वो विकसित दोबारा ना हो सके, दोबारा फिर से कब्जा ना कर सके। Thus the kingdom of Netherlands, which include the Belgium and set up in the north and Genoa, was to be added in the Piedmont in the south। ठीक है, तो ये जो है दो नेशंस के बारे में बात किया गया। प्रूशिया was given the important new territory in the western frontier with Austria which control the northern Italy। क्या है, प्रूशिया को भी कुछ स्टेट्स दिए गए, उसको पावर दिया गया, जिससे क्या है कि वो अगर इन फ्यूचर फ्रांस फिर से इस तरह के करता है, दूसरे देशों को कब्जा करता है, तो उनको रोका जा सके। बट द जर्मन confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। लेकिन जो एक जर्मन कॉन्फेडरेशन, एक ग्रुप बनाया गया था नेपोलियन के द्वारा, जिसमें 39 स्टेट थे, उनको अछूता ही रहा गया, उनको टच नहीं किया। इस मीटिंग के बाद इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ। इन द स्टेट रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड एंड वाइल प्रोशिया was given the portion of Saxony। ठीक है,
अब रशिया कुछ पार्ट पोलैंड का दे दिया गया था और प्रोशिया को दे दिया गया, सैक्सोनी का दे गया। ये रीजंस बताए गए जो बांटेंगे। द मेन intention was to restore the monarchies that has been overthrown by Napoleon and create the conservative order in Europe। और ये मानना था कि हाँ ये फिर से इनको मोनार्कल रूल को फिर से लाया जाए और कहीं ना कहीं जो कंजर्वेटिव मानते हैं हाँ चेंज होना चाहिए लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, उनसे मतलब नहीं है ज़्यादा चेंज ना हो। तो ये कहीं ना कहीं फिर से चेंजेस लाया जा रहा था, क्योंकि ये पता था ना कि भाई अब देखो अगर मोनार्कल रूल ख़त्म होगा और वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा तो हर जगह मोनार्कल रूल लाना पड़ेगा ना, इंडिया को भी फ्री करना पड़ेगा ना। तो इस चक्कर में तो वो काहे मोनार्कल रूल को भगाएंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि उस समय इंडिया भी तो कहीं ना कहीं मोनार्कल रूल के ही अंदर था ना भाई, सीधी बात है, क्वीन विक्टोरिया ही तो राज कर रही थी। अब कंजर्वेटिव regime set up in 1815 were aristocratic. They did not tolerate criticism and dissent and sought to the curb activities that questioned the legitimacy of the aristocratic government. Most of them imposed the censorship law of control what was said in the newspaper, books, plays and songs and reflected the ideas of liberty and freedom। ठीक है। अब जब ये ग्रुप बना, अब इसको मिला पावर, मिला कि क्या कहते हैं अब ये एक सत्ता में आएगा, ताकत में आएगा, तो इनने क्या कर दिया, इनने कहीं ना कहीं चेंजेस लाना शुरू किया। चेंजेस क्या लाना शुरू किया, इनने कर दिया कि हाँ अब कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा, एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेगा तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाएगा, कई सारे नियम लगा दिए जाएंगे, कई सारे तरकीब लगा करके उनको जेल में डाल दिया जाएगा, सेंसरशिप लगा दिया जाएगा। मीन्स वही चीज़ दिखाया जाए जो कि वो एरिस्टोक्रेटिक गवर्नमेंट अलाउ करे, ठीक है। द एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द मेमोरीज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन nonetheless continue to inspire the liberals. One of the major issues taken up by liberal nationalists who criticized the new conservative order was the freedom of the press। अब लिबरल्स जो थे, जो पढ़े लिखे हुए थे, ठीक है, जो लोग थे और जो फ्रीडम चाहते थे, आज़ादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे, उनको कहीं ना कहीं मौका मिला और इंस्पायर हुए। इस रेवोल्यूशन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उससे इंस्पायर हुए और कहीं ना कहीं किसके खिलाफ गए, इस गवर्नमेंट, ये कंजर्वेटिव जो गवर्नमेंट बनी थी उनके ऑर्डर के खिलाफ गए और उनने बताया कि हाँ कहीं ना कहीं प्रेस को फ्रीडम मिलना चाहिए, जो है प्रेस को आज़ादी मिलना चाहिए, क्योंकि प्रेस को आज़ादी मिलेगी तभी वो गवर्नमेंट को सही, गवर्नमेंट के खिलाफ सही चीज़ें जो है, जो सही चीज़ें हैं, जो गलतियां कर रही है गवर्नमेंट उसको सामने लाएगी, ठीक है। और उससे फ़ायदा क्या होगा, कहीं ना कहीं देश का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं द रेवोल्यूशनरीज, ठीक है, द रेवोल्यूशनरीज, इसको 2.4 वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो, दैट इज टुमारो, नॉट टुडे, टुमारो, ठीक है। और आपको अभी हम 5 से 6 के बीच में ज़रूर कॉल करेंगे और पूछेंगे आपको क्या समझ में आया। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।